जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे वो नींद हो या फिर अहंकार हो या फिर आपका वहम हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 8 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन जो है ये तीसरी बार आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए इनका नाम है अल्सेन और टारा। और दूसरा था हाल ही में किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच अपॉइंट किया गया है। तो देखिए इनका नाम है ल्यूक रॉन्की। और तीसरा था कि हाल ही में किस स्थान से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नयन संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा ओडिशा तट। और चौथा था कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो देखिए इनका नाम है AK गुप्ता। और पांचवा था कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को किस देश के द्वारा मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये देश नेपाल है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए कितने भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। तो देखिए इन भारतीय बैंकों की संख्या टोटल 5 है। और ये भारतीय बैंक आपके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। तो इन पांचों का नाम आप याद रखेगा। और देखिए जो आपका नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो देखिए अभी हाल ही में मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, हाल ही में जो आपका फेसबुक है इसके स्वामित्व वाली जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम व्हाट्सएप है, इसको जो है भारत में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में आप UPI के नाम से जानते हैं, तो इसको जो है UPI को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दी है। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन अपडेट याद रखना है कि जो आपका व्हाट्सएप है इसने 5 भारतीय बैंकों के साथ जो है अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए एक समझौता किया है। और ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। और दूसरा प्रश्न है कि लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो आपका लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में 210 मेगावाट के लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना के लिए कुल 1810 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और जो आपका ये लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो देखिए ये परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर स्थित है। और इस परियोजना से सालाना जो कुल जो है 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। और ये परियोजना जो है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो जो आपका लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसके बारे में जितनी डिटेल है मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनके बारे में जो सबसे विशेष प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो मैंने आपको ये दोनों चीज बता दी है कि लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। किस नदी पर, सतलज नदी पर। और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा PSLV C49 से EOS-01 के साथ कुल कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कुल 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इनमें एक भारतीय उपग्रह है, बाकी 9 विदेशी उपग्रह हैं। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश के कितने उपग्रह हैं और भारत का जो उपग्रह लॉन्च किया गया वो जो है उसका क्या नाम था और वो किस प्रकार का उपग्रह था। तो सारी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भारत का जो आपका ओनली 1 उपग्रह था जो कि इस PSLV C49 से लॉन्च किया गया, इसका नाम था EOS-01। ये जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका उद्देश्य है कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता प्रदान करना। तो ये EOS-01 के बारे में आप याद रखिएगा। बाकी के जो 9 विदेशी उपग्रह हैं इनके बारे में बस इतना याद रखिएगा कि इन 9 विदेशी उपग्रहों में एक उपग्रह पर था लिथुआनिया का, 4 उपग्रह में थे लग्जमबर्ग के और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 4 उपग्रह थे। तो 3 विदेशी मतलब 3 ऐसे देश थे जिनके 1, 4 और 4 मतलब टोटल 9 उपग्रह भेजे गए। ये देश आपके कौन है, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और USA। लिथुआनिया का 1, लग्जमबर्ग का 4 और USA का 4 उपग्रह जो है भारत के EOS-01 के साथ जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया PSLV C49 के माध्यम से। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसके डायरेक्टर हैं
के सिवन जी, और इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। फाउंडर है विक्रम साराभाई, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चौथा है कि हाल ही में किस नदी को भारत और इटली के बीच में एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो देखिए अभी हाल ही में 6 नवंबर 2020 को जो है एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था भारत और इटली के बीच में, और इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे जो है ये शामिल हुए थे। और ये शिखर सम्मेलन जो है ये वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ था, यानी कि ऑनलाइन, ठीक है। और देखिए इस शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि से संबंधित कुल 15 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। तो समझौते ज्ञापनों की संख्या भी एग्जाम में पूछी गई है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत और इटली के बीच में कुल 15 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण और डिजाइन जो है ये शामिल है। और अभी हाल ही में जो है जो आपका 6 नवंबर का तारीख था ये इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि 6 नवंबर को भारत और इटली के बीच में एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। देखिए इटली की बात करें तो इटली के राष्ट्रपति का नाम है सर्जियो मटारेला, और प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कोंटे, और इटली की राजधानी है रोम, और इटली की मुद्रा है यूरो। पांचवा है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए ये तो देखिए अभी हाल ही में ज्ञानेंद्रो निंगोबम को जो है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और जो आपके ज्ञानेंद्रो निंगोबम है, देखिए जो है मणिपुर के निवासी हैं, और इनको भी हाल ही में निर्विरोध जो है चुना गया है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष। और देखिए जो हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इनको अभी हाल ही में हॉकी इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। तो दो नाम याद रखिएगा, पहला नाम आपका है ज्ञानेंद्रो निंगोबम का, इनको जो है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, और दूसरे आपके कौन है मुश्ताक अहमद, इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है हॉकी इंडिया का। देखिए जो आपके ज्ञानेंद्रो निंगोबम है ये जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये जो है अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और देखिए जो आपका हॉकी इंडिया है इसकी स्थापना 20 मई 9 को हुई थी। हॉकी इंडिया का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। छठा प्रश्न है कि नवंबर 2020 में आयोजित ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए जो आपका ये नवंबर 2020 में आयोजित ओपेक भारत संवाद था, तो इसमें भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की धर्मेंद्र प्रधान ने। देखिए इस ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी ओपेक सचिवालय के द्वारा की गई थी, और इस बैठक की अध्यक्षता जो है ओपेक के जो महासचिव है मोहम्मद सानुसी बरकिंडो इनके द्वारा, और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया था। और देखिए ओपेक के बारे में एग्जाम में दो चीजें पूछी गई हैं, इसका फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर। देखिए ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ओपेक का मुख्यालय आपका है ऑस्ट्रिया की वियना में, और ओपेक की स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। और ओपेक के जो फाउंडर्स हैं ये आपके हैं जुआन पाब्लो पेरेज अल्फांजो और अब्दुल्ला तारिकी, और जो आपका ओपेक है इसके सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में मोहम्मद बरकिंदो। देखिए जो आपकी सेक्रेटरी जनरल ओपेक के इनका नाम ये रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बरकिंदो जो है ये ओपेक के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव हैं। सातवां है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की स्थिति को मनाया गया। तो देखिए आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये 7 नवंबर को मनाया गया। और देखिए एक विश्व कैंसर दिवस है, एक राष्ट्रीय कैंसर दिवस। तो राष्ट्रीय वाला 7 नवंबर को, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाता है। देखिए कैंसर के बारे में सब जानते होंगे। देखिए हमारे शरीर में एक जीन होता है जिसका नाम है ओंकोजीन, ठीक है। तो इस ओंकोजीन देखिए ये ओंकोजीन तो आपके शरीर में प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्टिव नहीं होता है। ये एक्टिव कब होता है, जब आपकी बॉडी पे डायरेक्ट जो है यूवी रेस पड़ती हैं, या फिर कुछ ऐसे अन्य फैक्टर होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर जिससे ये जीन एक्टिव हो जाता है। और जब ये जीन एक्टिव होता है तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें प्रोलिफरेशन होता है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है ये अनकंट्रोल हो जाती है। तो हमारी कोशिकाओं की जो ग्रोथ है ये अनकंट्रोल हो जाएगी। तो देखिए अगर कोई सेल्स हमारा इतना बड़ा है तो ये फैलते फैलते जो है इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब ये अनवांटेड ग्रोथ हो जाएगा। तो यही जो है कैंसर का काज हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, मतलब ये कैंसर अगर ज़्यादा बढ़ने लगा, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगी किसी भी ऑर्गन की या फिर कहीं पे भी बॉडी में, तो फिर बाद में क्या होता है आदमी की डेथ वगैरह भी हो जाती है। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो आपका कैंसर है ये दूसरी सबसे घातक बीमारी है पूरी दुनिया में। और इस दिन को, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, देखिए इस दिन को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मनाया गया था। देखिए जो आपका राष्ट्रीय कैंसर दिवस है ये दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी, देखिए मैरी क्यूरी ने जो है ये रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है, जिनको मैडम क्यूरी आप लोग कहते थे पहले हाई स्कूल वगैरह में।
तो मैरी क्यूरी का सही नाम है। और मैरी क्यूरी की जो जयंती है ये इन्हीं की जयंती का दिन है 7 नवंबर, जो कि भौतिकी में इनको जो है 1903 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और देखिए जो आपका विश्व कैंसर दिवस है और राष्ट्रीय कैंसर दिवस है, इसको एक जगह ही नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना होइएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस स्थान पर संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन हुआ। देखिए जो आपका ये संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच था, इसका आयोजन अभी हाल ही में ओडिशा के पारादीप तट पर किया गया था। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो आपका 26/11 मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, तो 26/11 की मुंबई हमलों जैसे हमलों को रोकने के लिए एक अभ्यास करना है कि कैसे समुद्र के माध्यम से जो आतंकी हैं वो इंडिया में प्रवेश करते हैं। और जो आपका ताज होटल था, तो 26/11 यानी कि जो आपका 2011 में जो घटना हुआ था 26 नवंबर को, तो उस हमले को कैसे मतलब रोका जाए, कैसे टेररिस्ट को जो है इंडिया में प्रवेश करने से जो है उसको रास्ते में ही नस्तो नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ठीक है, उनको रोका जाए। तो इसीलिए जो है हर साल सागर कवच जो आपका ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाता है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका टेरेसा आइलैंड है, वहाँ पर जो है एक 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है बुल स्ट्राइक, इसका आयोजन किया गया था। देखिए जो आपका अंडमान और निकोबार कमांड है, ठीक है, तो अंडमान और निकोबार कमांड ने अभी हाल ही में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड में इस 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका कोड नाम है बुल स्ट्राइक, इसका आयोजन किया था। और ये अभ्यास जो है ये भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच में अंतर को कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। 10वां कि हाल ही में केरल राज्य के किस शहर में प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका केरल राज्य है, इसके गुरुवायूर में जो है प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया था। देखिए और देखिए प्रसाद का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है कि प्रसाद योजना में प्रसाद का पूरा नाम क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका प्रसाद योजना है, इसको केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का विकास और सतत योजनाबद्ध तथा प्रमुखता से करना है। और देखिए इस योजना के तहत यानी कि प्रसाद योजना के तहत जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण जो है किया जा रहा है पूरे इंडिया में। और इसी से संबंधित एक घटना भी हाल ही में हुई है। देखिए जो आपका प्रसाद योजना है, इसी के अंतर्गत जो आपका केरल राज्य का गुरुवायूर है, वहाँ पर जो है एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है हाल ही में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस फिल्मकार ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए अभी हाल ही में जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है, बताइए। दूसरा है कि नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, आंसर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है, आंसर बताइए। चौथा है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उत्तर बताइए। और पांचवा कि किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।